हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 और टॉपिक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जिनको वोटर्स की आइडेंटिटी प्रोवाइड होती है और वोटर्स कौन कहलाते हैं, और कौन लोग हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शंस में स्टैंड ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया दोनों जो रिस्पेक्ट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करे गए हैं, जिनको कंटेस्ट करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपरली। मतलब आप लोगों को पता है कि वोटर्स एज जो है वो ऑलरेडी सभी को पता है। आज के टाइम पर जितने भी जो अगर अभी पढ़ रही हैं 12th स्टैंडर्ड में है, तो मे बी आने वाले ईयर में उनका जो एज है वो टर्न हो जाए, वो वोटर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जितने भी कंट्री में अडल्ट सिटीजन्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं कि वो क्या करें, इलेक्शन करें। मतलब वो एलिजिबल होते हैं किसके लिए, वोट कास्ट करने के लिए। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए वोटर्स का एलिजिबल होना ज़रूरी है। और एक अडल्ट होने के लिए हर एक कंट्री ने अपनी एक एज जो है वो लिमिट वहाँ पर बताई होती है कि कौन सी एज के ऊपर जो है वो हमारी कंट्री के अडल्ट्स वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किया जाता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट अगर बोले तो राइट टू वोट भी कह सकते हैं। क्लियर है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि 1989 तक जो टाइम पीरियड था उसमें इंडियन एडल्ट जो थे उनको बताया जाता था कि इंडियन की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, मतलब एक वोटर कहलाने के लिए आप लोगों की एज जो है वो 21 होना मस्ट थी। ठीक है, लेकिन 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, जिसमें क्या किया गया, ये जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो एक एज थी 21, उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया, और उसको कम करके 18 जो था उसको फिक्स कर दिया गया। अब इस एज रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते थे बाय देयर ओन चॉइस। क्लियर है। द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में ये बताया गया, ये जो प्रिंसिपल था वो किसको इंश्योर कर रहा था, इक्वालिटी। ठीक है, और ये मतलब तभी हो सकता था जब हम लोग सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन का चांस दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट भी कर सकें और इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकें। और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है, किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये रिच है ये वोट कास्ट कर सकता है, ये पुअर है ये वोट कास्ट नहीं कर सकता। इस तरह की जो मतलब थी कुछ हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, कलर बेसिस, कास्ट बेसिस, क्रीड बेसिस, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेसेस। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बताया गया है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस के बारे में, कि कौन लोग हैं जो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस में स्टैंड ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात करें, जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है कि वो इलेक्शंस में स्टैंड ले सकते हैं, मतलब इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, एज। एक मतलब पोस्ट के लिए, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 35 एज का होना ज़रूरी है, उसी तरह से लोकसभा के और असेंबली इलेक्शंस के लिए एक कैंडिडेट की एज जो है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड जो होना है वो ज़रूरी है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट एक लीगल प्रोविज़न है जिसमें कि पर्सन जो है उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 2 या 2 साल से ज़्यादा, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो भी वो इलेक्शंस के लिए डिस्क्वालीफाइड कहलाएगा, वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, और उसको 2 या 2 साल से ज़्यादा जेल भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन कितनी है किसी की ये कोई मैटर नहीं करता है, क्लास क्या है उसकी, मतलब सेक्शन किस सेक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, और जेंडर क्या है, क्या वो लड़का है लड़की है। ठीक है, तो सभी मतलब लोग जो हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, दे हैव राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 324(1) है, उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है
जो सुपरिटेंडेंट्स होता है वो क्या करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, जितनी भी इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई जाती हैं। जितने भी कंडक्ट होते हैं, मतलब इलेक्शंस कहाँ पर, कब, कैसे, क्यों इलेक्शंस करवाने हैं, ये कौन डिसाइड करता है, जो इलेक्शन कमीशन है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट बॉडी का नाम दिया गया है। जितने भी पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। चाहे वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं वो कौन करवाता है, वो भी हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो किसी भी ऑफिस के इलेक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वो उसके लिए अलग ही एक क्राइटेरिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है कि हमारा जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करेगा कि किसके इलेक्शन कब होंगे। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा गया है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताई गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो हर एक स्टेट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाने के लिए। मतलब इलेक्शंस जो कि लोकल बॉडीज़ के होते हैं, चाहे वो टाउन्स में इलेक्शंस हों या विलेजेस लेवल के हों, पंचायत्स के इलेक्शंस हों, तो उनके इलेक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बंदा भी इस कमीशन को चला सकते हैं और 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी इसको चला सकते हैं। और 1989 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें इलेक्शन कमीशन जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन 1989 के जनरल इलेक्शंस के बाद 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए। वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं उनको नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद ही ये मल्टी बॉडी मेंबरशिप जो थी वो इंसर्ट हो गई, वहाँ पर मल्टी मेंबर बॉडी जो थी वो बन गई। 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे वो दोबारा से अपॉइंट कर दिए गए फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। अब ये जो मतलब बॉडी थी कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या बन गई, दोबारा से मल्टी मेंबर बॉडी जो थी वो बन गई और आज तक मल्टी मेंबर बॉडी ही है वो। ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा ही वहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मल्टी मेंबर बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन की, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है क्योंकि वहाँ पर पावर जो है वो इक्वल बेसिस में शेयर होती है तीनों में, और ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी होती है। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता है तीनों की मतलब हम लोग बोल सकते हैं तीनों की रजामंदी से लिया जाता है, तीनों की उसमें एग्री होते हैं, तीनों एक्सेप्टेबल जो भी डिसीजन लिया जाता है तीनों उससे एग्री होते हैं। क्लियर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या करता है, सारी जगह इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइड करता है। लेकिन अब एक मतलब किसी के पास भी, किसी इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती दूसरे इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में। ठीक है। एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उन तीनों में इक्वल पावर्स जो हैं वो मतलब हम लोग बोल सकते हैं शेयर करी गई होती हैं। वो कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कलेक्टिवली, तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे रिलेटेड टू इलेक्शंस कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब इलेक्शन करवाने हैं, कौन सी स्टेट में कब इलेक्शन करवाने हैं और कितनी सीट्स जो हैं वो किसके लिए हैं और कितनी सीट्स किसके लिए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के साथ वो डिसाइड करके इस तरह का मतलब जो है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके बाद ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या कमिश्नर्स होते हैं बाकी वाले, उन सभी को अपॉइंट कौन करता है, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, किसके सलाह मशवरे के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको सलाह मशवरा देते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो ज़्यादा एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो कितने साल के लिए, कितने ईयर के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स रह सकते हैं और उनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, उनको 6 ईयर्स के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है।
और वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनकी एज जो है वो 65 ना हो जाए। और अगर उनकी एज 65 टर्म ख़त्म होने से पहले ही हो जाती है तो उनको अपनी चेयर जो है वो पहले ही छोड़नी पड़ती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले। प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। और साथ में अगर दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं विद अ स्पेशल मेजोरिटी, तो क्या किया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मतलब रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जा सकता है। अगर वो इनकैपेसिटी शो करें, मतलब अनसाउंड माइंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट माइंड जो है वो शो करें किसी भी काम को, अगर इलेक्शंस जो है प्रॉपरली कंडक्ट ना हो, फ्री एंड फेयर स्मूथ फंक्शनिंग ना हो, तो भी उनको मतलब रिमूव करा जा सकता है विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेस। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, उसमें ये बताया गया है ये जो इलेक्शन कमीशन है, मतलब उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि एक रूलिंग पार्टी जो है वो रिमूव नहीं कर सकती है। किसको रिमूव नहीं कर सकती है? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकती है। अगर वो रूलिंग पार्टी को फेवर करने से मना करता है तो भी रूलिंग पार्टी उसे रिमूव नहीं कर सकती है। क्लियर है। और स्पेशल मेजोरिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 मेजोरिटी जो है जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होगी, कहाँ पर? एक पर्टिकुलर हाउस में, और उनमें वोटिंग कराई जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? और उसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाएगा। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर मान लीजिए एक हाउस की मेंबरशिप जो है, चलिए मान जैसे राज्यसभा की मेंबरशिप लेके चलते हैं हम लोग, 250 जो है वो मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं, तो 245 जो है वो उसकी प्रेजेंट जो मेंबरशिप है राज्यसभा की वो है। तो उसका जो आधा पार्ट होगा, टोटल मेंबरशिप का जो हाफ पार्ट होगा, उसी को सिंपल मेजोरिटी कहा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।